F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। F19 NMR स्पेक्ट्रो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो F19 वाला आइसोटोप्स है उसकी नेचुरल अबंडेंस कितना होता है। तो इसका नेचुरल अबंडेंस बिल्कुल प्रोटॉन के जैसा, इसका नेचुरल अबंडेंस होता है 100%। इसका नेचुरल अबंडेंस है। केमिकल शिफ्ट की बात करूँ तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट का जो लाइन्स है जाता है कितना में, TMS से -100 टू -300 ppm में ये जाता है, ठीक है। अपफील्ड में ही देगा सिग्नल्स। अब इसके सिग्नल्स को देखते हैं कि ये कैसे सिग्नल्स देता है, कैसे मल्टीप्लेट्स होते हैं, इसके सिग्नल्स कैसे होंगे। तो अभी तक क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं NMR, तो मे भी आपको मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि अब आपको अपने से आ जाएगा निकालना, है ना। अब कंटिन्यू मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं बताऊँगी, आइसोटॉपिक इफेक्ट। फिर से मैंने एक बोरॉन का एग्जाम्पल लिया है और आपको पता है कि बोरॉन में तो आइसोटॉपिक इफेक्ट आता है, एक 80% है और एक 20% है। तो दोनों में ही आइसोटॉपिक इफेक्ट जनरेट होगा। तो जो आइसोटॉपिक इफेक्ट है उसके कारण से जो सिग्नल्स मुझे मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। वो नया है आपके लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा नया है, वो देखिएगा ध्यान से। चलिए पहले तो हम प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है किसका, फ्लोरीन NMR का। पर यहाँ पे क्योंकि सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है तो हम क्या करेंगे, सबके लिए सिग्नल्स निकाल देंगे, ठीक है जी। सबके लिए मैं यहाँ पे सिग्नल्स निकाल दूंगी क्योंकि सारे जो है वो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट करूँ इसी का, किसका निकालेंगे हम, 19F NMR सिग्नल्स निकाले। तो 19F NMR सिग्नल्स निकालने के लिए पहले तो मुझे आना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हाँ बिल्कुल फॉस्फोरस जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है। अब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है चीज़ें, कौन सा वाले ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स का है तो एक तो हो जाएगा लोन पेयर क्योंकि बॉन्डिंग तो उसने 3 से कर रखा है, और 3 होगा हमारे पास बॉन्डिंग पेयर्स। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो देगा, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, 1 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होगा, बिल्कुल अमोनिया के जैसा पिरामिडल इसकी शेप होगा, है ना। इतना चीज़ें मुझे पता चल गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लोरीन का देखती हूँ। तो यार इन्वॉल्वमेंट चेक करते हैं। तो टेट्राहाइड्रल में तो बेटा आपको पता है कि कहीं भी वो रह सकता है, तीनों कहीं भी रह सकता है ना। तो इन्वॉल्वमेंट तो है सेम इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फ्लोरीन NMR में मिलेगा 1 सिग्नल्स। लेकिन वो 1 सिग्नल जो है वो स्प्लिट तो होगा। स्प्लिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है और ये भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसका I वैल्यू कितना होता है, 1/2, और इसका भी I वैल्यू होता है 1/2। तो बस निकालते हैं। मुझे एक्चुअल में फ्लोरीन वाला जो है उसमें मिलेगा 1 सिग्नल्स, क्योंकि दोनों फ्लोरीन का सेम इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे फर्स्ट तो निकल गया कि 1 सिग्नल्स मिलेगा। लेकिन ये 1 सिग्नल जो है वो सबसे फर्स्ट ब्रेक हो जाएंगे 2 लाइन्स में, और ये जो 2 लाइन्स में ब्रेक हो रहा है वो किसके कारण से है, J1 कपलिंग। किसका कपलिंग हो रहा है, PF का। फॉस्फोरस कपल किया फ्लोरीन के साथ, तब जा करके हमारे पास 2 लाइन्स में ब्रेक हो गया। अब ये जो 2 लाइन्स है वो फर्दर 2 लाइन्स में ब्रेक होगा। 2Ni+1 रूल लगाओ, जल्दी से निकल जाएगा। और ये जो ब्रेक हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, आपका हाइड्रोजन ब्रेक कर रहा है फ्लोरीन्स को। J ऑफ हाइड्रोजन्स के कारण है, ये J ऑफ फॉस्फोरस है ना, उसके कारण से वो स्प्लिट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स की बात करूँ कि यार इसमें कितना मिलेगा सिग्नल्स, या लाइन्स कितने मिलेंगे, सिग्नल्स तो एक ही मिलेगा, पर वो एक सिग्नल्स में लाइन्स कितने होंगे, 4 होगा। 1 सिग्नल्स मिलेगा मुझे यहाँ पे, पर उन 1 सिग्नल्स में 4 लाइन्स होंगे, ऐसा। तो ये तो बन गया मेरा फ्लोरीन का, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सारे न्यूक्लियाई है, NMR एक्टिव ही है, तो सबका थोड़ा सा निकालते जाए। तो अब मैं फॉस्फोरस का भी निकाल लेते हैं, रिविजन होगा। अगर फॉस्फोरस NMR की बात करूँ तो पहले किसके कारण से टूटेगा। अब एक कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है यार, फॉस्फोरस तो डायरेक्ट हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है और डायरेक्ट फ्लोरीन से भी अटैच्ड है। तो अगर फॉस्फोरस मेरे दोनों से अटैच्ड है पानी पीती हूँ, अगर फॉस्फोरस जो वो हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है, फ्लोरीन से भी अटैच्ड है, तो बताइए पहले कौन इसको ब्रेक कर सकता है, पहला वाला। हम कपलिंग कांस्टेंट किसके साथ लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको, अब देखो मैंने कहा ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं दे ही दूंगी, तो इसके लिए ना आपको ऑर्डर लिखा देती हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर के कि कौन पहले कपल करता है, तो उसके लिए एक मेरे पास ऑर्डर है कि फ्लोरीन और जो F होता है ना, ये वाला J फर्स्ट होगा, मतलब J फॉस्फोरस और फ्लोरीन का फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो J होता है वो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन का होता है,
और फिर जे जो होता है वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स का होता है। तो कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कुछ ऐसे कपल करवाइएगा उसको। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही कपल कराइएगा, है ना। मतलब मुझे पता चल गया कि यार ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही पहले ज़्यादा कपल करेगा। अगर ऐसा है कपल ये पहले करेगा तो लाइन्स निकालते हैं। फॉस्फोरस को तो मिलेगा 1 सिग्नल, इतना तो मुझे पता चल गया है। अगर इसका 1 सिग्नल्स मिलता है तो सबसे पहले आ गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो है 2, तो 2 है तो कितने में उसको करेगा, आपको पता है ना, ये सब आपको आता है। 2Ni+1 से निकाल लोगे। मुझे इतना पता चल गया कि यार फ्लोरीन है और फ्लोरीन का न्यूक्लियाई 2 है, तो ये तो जाएगा ट्रिपलेट्स में, ट्रिपलेट्स में जाएगा। और ट्रिपलेट्स में जाएगा किसके कारण से गया ये ट्रिपलेट्स में, जे ऑफ फ्लोरीन के साथ वाला, ठीक है। तो पहले तो ये जाएगा ट्रिपलेट्स में और ट्रिपलेट्स के बाद जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो जाएंगे डबलेट्स में ड्यू टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब कपल करेगा और ये जाएगा डबलेट्स में। तो यहाँ पे आप लिख दो हाइड्रोजन का किसके का साथ में, इसके साथ में, तो इसके कारण से अब ये ट्रिपलेट में। तो टोटल जो लाइंस मिलने वाला है मुझे वो इस कंडीशंस में, जब हम फॉस्फोरस NMR लेते हैं तो उस कंडीशंस में जो टोटल लाइंस मिलेगा वो मिलेगा मुझे 6 लाइंस। जबकि पहले हमने जब F19 लिया था तो मुझे लाइंस मिल रहे थे कितना, 4 लाइंस। बस बना लेना, 4 लाइंस बनेगा। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। मैंने पहले ये सब बता दिया है आपको प्रीवियस वीडियोज़ में। ऐसा टर्मिनोलॉजी कैसे लिखते हैं मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना। स्पीड मल्टीप्लिसिटी जब मैं पढ़ा रही थी, आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यार जब हम ऐसे स्प्लिटिंग करवाते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। इन 3 लाइन का डबल लाइन मिल रहा है तो इसको बोलते हैं डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स, ठीक है जी। तो ये तो पता चल गया। अब एक और बचा, निकाल लेते हैं यहीं पे किसका, प्रोटॉन NMR। तो जब बात करते हैं किसका, प्रोटॉन NMR का, इसको अलग से बनाएंगे। इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ मैं, समझाऊंगी इसे डिटेल में अभी। BF4 यहाँ क्वेश्चन रख देते हैं, BF4। ये जब तक मैं बना रही हूँ ना, आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको बनाने का। अब प्रोटॉन NMR की बात करें तो प्रोटॉन भी है 1, तो 1 सिग्नल्स मिलेगा, इतना पता है। पर लाइंस की बात करें तो फिर से वही चीज़ें कि हाइड्रोजन को पहले कौन स्प्लिट करेगा, वो तो दिख ही रहा है, फॉस्फोरस से डायरेक्ट अटैच है, तो फॉस्फोरस ही अभी स्प्लिट कराएगा। तो पहले फॉस्फोरस स्प्लिट कराएगा और फिर फर्दर उसको फ्लोरीन स्प्लिट कराएगा। तो अभी भी टोटल लाइंस जो मिलेंगे मुझे वो तो मिलेगा 6। लेकिन अब कैसा होगा, ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट ऐसे मिलेंगे अब लाइंस। अब वैसा वाला लाइन नहीं मिलेगा, अब ऐसा टाइप्स का लाइंस मिलेगा, ठीक है ना। समझ आया, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे हम सिग्नल्स लाइन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल था ये, इसमें हमारा सारा NMR जो है वो कवर हो गया, तो बहुत अच्छा एग्जांपल था। ऐसे एग्जांपल लेके हम पढ़ सकते हैं कि F19 में ये अलग ही हमें सिग्नल्स देगा, अलग ही लाइन्स मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस 31 का तो अलग ही टाइप का मल्टीप्लेट्स मिलेंगे मुझे, डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स मिलेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन NMR की बात करें तो ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट्स मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना जानना, ये सब चीज़ें जानना चाहिए हमें। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पढ़ लेना इनफ नहीं है। क्वेश्चन अब किधर आ रहे हैं CSIR नेट का, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइड, तो वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। और अभी तक खास बात, इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है कि मैंने इतना डिटेल में अपने सारा नोट्स, यार मैंने जितने बुक से ढूंढ के बनाए थे सारा नोट्स आपको दे दिया है ना। बस अब आपको कॉपी में नोट करनी है, सारे क्वेश्चंस भी करा दिया यहीं पे। चलिए इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे है मेरे पास बोरॉन। बोरॉन जो है वो फ्लोरीन से अटैच्ड है। अब इसकी कैसे कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि भाई ये टेट्राहाइड्रल है ना, टेट्राहाइड्रल है। तो यहाँ से हमने टेट्राहाइड्रल बना दिया ऐसे, चलो ये तो बन गया टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, इसका बन गया। अब इसके सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स देखने से लग रहा है कि एक ही सिग्नल्स मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन्स की NMR का, तो ये तो पता चल रहा है मुझे कि 1 सिग्नल्स। लेकिन आपको पता है ये जो 1 सिग्नल्स मिलता है वो कितना ज़्यादा मल्टीप्लेट्स में टूटा रहता है, और इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे मिलेगा तो 1 सिग्नल, बट ये 1 सिग्नल जो है वो मल्टीप्लेट्स में हमको मिलेगा। और ड्यू टू द सैटेलाइट सिग्नल, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट सिग्नल्स। इसका रीज़न क्या है, ये जिससे स्प्लिट होने वाला है वो है बोरॉन, ये जिससे स्प्लिट होने वाला है वो है बोरॉन। और आपको पता है कि जो बोरॉन है उसकी 2 टाइप का आइसोटोप्स हमको पढ़ना है, एक बोरॉन 10 और एक बोरॉन 11। बोरॉन 10 है उसके लिए जो आई की वैल्यू है वो अलग है, 11 जो है उसके लिए आई का वैल्यू अलग है, कितना है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रॉब्लम्स आएगा। जो हमारा 11 वाला है उसका नेचुरल अबेंडेंस है 80%,
इसका है 80% और इसका नेचुरल अबंडेंस होता है आपका 20%। तो इसके कारण से ये फ्लोरीन का जो 1 सिग्नल है वो कितने में टूट जाएगा, सोच के देखिए। 2Ni+1 से आप निकालोगे तो 2Ni+1 से जब हम निकालते हैं तो ये तो सिग्नल्स हमें कितने में ब्रेक हो जाएगा, एन कितना है 1 ही है, 1 बट आई है हमारे पास 3 + 1 7। कितने लाइंस में ब्रेक होगा इसके कारण से, 7 लाइंस में, ठीक है। और इसके केसेस में हम देख लें तो 2 × 1 × 3/2 + 1 ये क्रॉस किया = 4। इसके कारण से 4 लाइंस में स्प्लिट होगी। तो दिखना तो मुझे चाहिए था 1 सिग्नल्स एकदम शार्प, लेकिन वो साफ नहीं होता, बहुत ब्रॉड हो जाता है, या बोल सकते हैं बहुत हाईली मल्टीप्लेट्स में वो ब्रेक हो जाता है। और मल्टीप्लेट्स में ब्रेक होके इसका जो सिग्नल्स है वो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, कैसा, एक तो मिलेगा 7 लाइंस, ऐसे 7, थोड़े दूर में जाके 4 लाइंस। तो ऐसे पूरा अगर देखूं तो एकदम ब्रॉड सा टाइप का सिग्नल जो है वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए इस वाले उसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले वीडियोस में। हमने अब अगर देखूं तो एकदम क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, है ना। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने एक्चुअल में पढ़ लिया है। इसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया आपको। सबसे पहले हम जब स्टार्ट किए वीडियोस तो वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा, उसमें मैंने पूरे मेटल कार्बोनिल्स का आपको एग्जाम्पल लेके कराया। मतलब आप सोचो कि आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, है ना, लगे हाथ, मतलब आप पढ़ते भी गए, कॉन्सेप्ट समझ भी गए, और साथ ही साथ आपने 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। फिर हमने कार्बन 13 पढ़ा, कार्बन 13 के बाद फिर हमने पढ़ लिया फॉस्फोरस वाला, फॉस्फोरस 31, फिर हमने पढ़ लिया F19, ये सारा NMR हो गया। अब ना थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि नेचुरल अबंडेंस कितना होता है, 3 का दे देते हैं, ठीक है। उसके केमिकल शिफ्ट क्या होता है और नेचुरल अबंडेंस क्या होता है, 3 NMR। फिर आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ASR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद मॉसबेयर। ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पहले ही बता दिया था, ये सब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस के लिए ये 3 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका 3 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो 3 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली 3 टाइप के आइसोटोप्स होते हैं उसके, और तीनों ही जो आइसोटोप्स है वो NMR एक्टिव है, ठीक है। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, सबके लिए आई की वैल्यूज़ होती है। अगर मैं बात करूँ इनके कौन कौन सा न्यूक्लियाई है, तो एक तो 119, 117, 115। इनकी सेंसिटिविटी की बात करें तो जो सेंसिटिविटी का ऑर्डर है वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इनकी जो मास है उसी के ऑर्डर्स में है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेंज क्या है इनकी केमिकल्स की। तो केमिकल शिफ्ट का रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास जो मोर सेंसिटिव वाला न्यूक्लियाई है 3 का, उसका जो केमिकल शिफ्ट रेंज होता है वो होता है आपका -150 ppm में, ठीक है। उसके बाद 117 जो 3 है उसका जो केमिकल शिफ्ट का रेंज है वो है आपका 1900 -1900 टू -300। ये सारे माइनस में आते हैं, और मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन दिया था जब मैं स्टार्ट करने वाली थी। एक्चुअली एक क्वेश्चन इसका आ चुका है, ठीक है, कि बताइए आप जो 3 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी रेंज कहाँ तक जा सकता है ना। तो उसमें -1100 वाला था, तो हाँ बिल्कुल -1100 तक इसका रेंज जा सकता है अगर किसी से अटैच्ड हो तो, क्योंकि इसका तो आप देख ही रहे हो कि -19 तक का है ना। उसके बाद आ जाता है 115 वाला जो आइसोटोप्स है, उसकी जो केमिकल शिफ्ट रेंज है वो आ जाता है आपका -1700 से लेकर के -200 ppm। ये मेरे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ था, उसका नोट्स था मेरे पास, तो मुझे लगा कि यार ये कभी पूछ लिया अगर तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा, इसलिए मैं बस ऐसे बनाती हूँ, है ना। इसको कोई बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, स्पेशली ये 3 जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो बहुत अभी फैमिलियर नहीं है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, बस एक लिस्ट था जो मुझे पता है। अब ना कुछ वैल्यूज़ है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टेनलेस कंपाउंड से रिलेटेड कुछ वैल्यू है जिनकी केमिकल शिफ्ट हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो आ जाता है 0 ppm में। फिर आ जाते हैं इसके बारे में, तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो आता है -500 ppm पे, ठीक है। इसका जो आता है वो -1000 ppm में आएगा ब्रोमीन के साथ जो कंपाउंड है, और आयोडीन के साथ जो कंपाउंड है उसका -1800 ppm में ये जो है वो केमिकल शिफ्ट शो करता है ना। इसके साथ ही अगर 3 अटैच्ड है एल्कील से, तो एल्कील से अटैच्ड है तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो आ जाएगा -200 अप्रॉक्स ppm में ये मिलता है हमको। ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ है, बहुत एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्स। इसकी बात करें जब वो एल्काइन के साथ अटैच्ड है तो अप्रॉक्स ये हो जाते हैं आपके 400 ppm के रेंज में आएगा। और साथ ही एल्कॉक्सी वाला जो 3 है उसका जो रेंज है वो हो जाते हैं लगभग
600 ppm, ये सारे माइनस में होगा, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा, पर आपको बेसिकली किसका निकालना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्रोटॉन एनएमआर। एक तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्रोटॉन एनएमआर आपको बताना है, साथ ही नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रोटॉन एनएमआर में कितना सिग्नल्स देगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने बना के रखा है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ, स्ट्रक्चर एटलीस्ट बनवा देती हूँ जिससे आपको ईजी पड़ेगा। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे तो होता है रोडियम कॉम्प्लेक्स, और ये रोडियम कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 CO मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है। अब ये कुछ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा क्योंकि रोडियम का है ना, बना सकता है रोडियम्स। तो ये ना अटैच होता है कुछ, एक बार तो CP से अटैच है पूरा eta5 के साथ, ऐसे ये एक बार CP से अटैच है eta5 CP से, ठीक है। पर एक बार ये अटैच है कैसे, eta1 CP। आपको स्ट्रक्चर दे दी हूँ, आप चलिए इसी से बनाइएगा, क्योंकि फिर बाकी लोग कुछ भी बना दिए तो वो दिक्कत करेगा, है ना। तो CP के साथ अटैच्ड है, एक बार eta1 के साथ, और एक बार इसका जो है अटैचमेंट वो eta5 से है। अब आपको बतानी है प्रोटॉन एनएमआर। तो प्रोटॉन दिख रहा होगा आपको कहाँ कहाँ है, ऑब्वियस यहाँ पे प्रोटॉन्स है ना, वैसे यहाँ पे भी प्रोटॉन्स है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं कि टोटल कितने लाइंस मिलेंगे, और साथ ही टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना होगा, ये आपके लिए है। आप ट्राई करो, इतना सब पढ़ाने के बाद अब तो निकल जाएगा, है ना। तो ये ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैम नहीं बन रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सारा कंप्लीट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने कंप्लीट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी क्या, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।